हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। अभी कुछ डॉट प्रोडक्ट के हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एक यूज़ देख लेते हैं उसका कि हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था। जैसे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था हमारे पास कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट कौन बताएगा? ये थर्ड साइड, दैट इज आर इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करके ये एडिशन का जो रिजल्टेंट है, देखिए ये तो सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। एक्चुअली आर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी वेक्टर जो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, हालांकि हमें इसका रिजल्ट पता है क्या आएगा। हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करके ये रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। कैसे? देखिए दोनों साइड स्क्वायर करिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी, क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक सी वेक्टर होगा, लिख सकते हैं ना ऐसा। और हम इसको मोड लगा दें कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड, तो ये क्या हो जाएगा? सी वेक्टर मोड मैग्नीट्यूड ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को अगर हम ऐड कर रहे हैं हम, तो हमारे पास एक कोई वेक्टर आएगा तीसरा जिसको हम सी वेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, फिर मैं क्या करूं? इसका स्क्वायर कर दूं। तो सोचिए ये क्या है, ये वाला, ये या फिर ये एक ही चीज है, दोनों इक्वल हो गए ना। तो ये जो c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये कब आता है? ये तब आएगा जब c डॉट c करेंगे, तो ये आएगा c स्क्वायर या फिर c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे देखिए सिंपली c स्क्वायर कर दें तब भी वही बात है कि हम इस पे वेक्टर लगा के इसका मोड कर दें मैग्नीट्यूड। ये है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो एक्चुअली ये C क्या है? ये C है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एक तरह से C है ना, तो C डॉट C मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर। समझ में आई बात? हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हो गया। हमें पता है ये वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? इनमें इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर आएगा, तो ये मैग्नीट्यूड ही तो है, ए प्लस बी का मॉड उसका स्क्वायर है। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, बी का इसके साथ, फिर इसके साथ, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। हमें पता है ए डॉट ए क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी डॉट बी क्या आएगा? बी स्क्वायर। वही सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है ना ये। ठीक है, उसके बाद ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल होते हैं, कम्यूटेटिव, याद है ना। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी डॉट ए। तो इसका मतलब ये हो गया प्लस 2a डॉट बी, है ना। क्लियर? और फिर हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ए डॉट बी को ओपन करें तो क्या आएगा? ए बी कॉस ऑफ थीटा। इधर वाली साइड क्या था? आर स्क्वायर। मैंने इधर लिखा ओनली आर स्क्वायर, को इधर ले गए तो क्या बन गया? अंडर द रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गया? देखिए हमें अच्छे से पता है कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है हमारे पास क्या आना था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हमने वेक्टर एडिशन कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो देखिए ए डॉट बी फाइंड आउट करना हमने। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने पिछले लेक्चर में? आई की कंपोनेंट का मल्टीप्लाई
पहले मैं इसका ऐसे लिख लेता हूँ 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाला मल्टीप्लाई प्लस जे वाला मल्टीप्लाई प्लस के वाला मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आई का 3 इंटू 2 6, 2 इंटू माइनस 3, जे का कंपोनेंट है -3, तो 2 इंटू 3 क्या आएगा -6। ठीक है, 4 इंटू 6, माइनस माइनस है दोनों तो +24, ये कैंसिल आउट, क्या आ गया आंसर 24 आ गया। बहुत इजी है ये। ठीक है, आई जे के की फॉर्म में अगर हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट अगर हमें करना हो तो इस तरह से हम उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है व्हाट इज द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी, हमें क्या पूछा गया हमसे कि इनके बीच का एंगल क्या है। तो देखिए हम किसका यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा, यही होता है ना। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। तो पहले तो हम ए डॉट बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डॉट बी क्या होगा, देखिए आई वाला मल्टीप्लाई करिए -2, जे वाला मल्टीप्लाई -2, के वाला मल्टीप्लाई -2। ये 1 था ना इसका कोफिशिएंट, इसका -2 है तो -2 आ गया, इसका भी ऐसे ही सेम है तो ये आ जाएगा -6। ए डॉट बी हम कहते थे ए डॉट बी क्या आएगा हमारे पास, एक नंबर आएगा, तो नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ओके, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सारे कोफिशिएंट 1 1 है ना, तो आ जाएगा 1 + 1 + 1 √3 आ जाएगा। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड। फिर हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें, बी का मैग्नीट्यूड, वो क्या आएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर द रूट। यही होता है ना मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। तो क्या आएगा 4 + 4 + 4 अंडर द रूट। ओके, ये आ जाएगा 4 4 4 12 अंडर रूट, ये आ गया बी का मैग्नीट्यूड। ओके, उसके बाद ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट करते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई, ए डॉट बी क्या है हमारे पास -6 डिवाइड बाई ए इंटू बी √3 इंटू √12, क्या आ जाएगा -6/√36। तो -6/6, 36 का रूट क्या होगा 6, ये हो गया हमारे पास कैंसिल आउट, तो आ गया -1। कॉस थीटा आ गया -1। अब इनके बीच एंगल क्या होगा, देखिए कॉस में -1 कहाँ होता है 180 डिग्री पे, हमें डायरेक्ट पता है ये। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180। देखिए माइनस जो है -1, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 180 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा cos से cos कैंसिल आउट, थीटा आ गया 180 डिग्री। तो ये दोनों वेक्टर जो हैं वो किस एंगल पे लगे हुए हैं 180 डिग्री। वैसे इनको देख के भी लगता है वेक्टर ए है प्लस आई, मैग्नीट्यूड को छोड़ दीजिए सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, प्लस आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस, मीन्स अपोजिट है इसके बिल्कुल। तो हमारे पास एंगल क्या आएगा 180 डिग्री आना था और 180 डिग्री आ गया। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that the vectors this may be perpendicular to the vector this may be perpendicular to the vector this। कहता है कि m की वैल्यू फाइंड आउट करिए, कंडीशन ये रखिए कि दोनों क्या है राइट एंगल पे हैं, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो हमें पता है कि a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है। इफ थीटा इज 90 डिग्री
देन a डॉट b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करें, a डॉट बी कैलकुलेट करें और उसको किसके इक्वल पुट कर दें, 0 के इक्वल, क्योंकि a डॉट बी 90 डिग्री में क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए a डॉट बी क्या आएगा, आई वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई करिए 3 to 6, जे वाला -12, के वाला प्लस m, है ना, m इसका कंपोनेंट और 1 इसका है, तो m इंटू 1 क्या आएगा, m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहां से हमारे पास देखिए -6 प्लस m इक्वल टू 0, m इक्वल टू क्या आ गया, 6। अगर आप m की वैल्यू इसमें पुट करके थीटा कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर दिए हैं और उनमें कोई कोफिशिएंट मिसिंग है और ये कहा जाए कि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो वो कोफिशिएंट हम आई जे या के में से जो भी वो मिसिंग होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 पुट कर दें। ठीक है, या हमसे उल्टा पूछ लिया जाए, अगर ये कह दिया जाए कि दो वेक्टर दे दिए जाए और ये प्रूव करना हो कि ये 90 डिग्री पे हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कर दें और वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे प्रूव होगा कि वो दोनों 90 डिग्री पे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। दो यूनिट वेक्टर हैं कोई भी, उनका सम भी एक यूनिट वेक्टर ही आता है, तो उन यूनिट वेक्टर्स का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए लेट n1 कैप एंड n2 कैप इज आर द टू यूनिट वेक्टर्स। हमने मान लिया कि हमारे पास दो यूनिट वेक्टर n1 कैप और n2 कैप, एंड ns कैप is the sum of these two vectors, sum of these two vectors। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, ns कैप इज इक्वल टू होगा n1 प्लस n2 कैप। ठीक है, हमें चाहिए इनका मैग्नीट्यूड, तो ns कैप उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा, n1 कैप प्लस n2 कैप उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखेंगे ना। और मैग्नीट्यूड इसका कैसे आएगा, हमें पता है n1 कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस n2 कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 n1 कैप का मैग्नीट्यूड n2 कैप का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। देखिए ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा 1 ठीक है, और ये दिया हुआ है क्या, एज मीन्स ns क्या है, वो भी एक यूनिट वेक्टर ही है, हमने लिखा हुआ भी है, तो ये क्या आएगा 1 इधर, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस, एक्चुअली इसको लिखेंगे हम 2 cos थीटा इक्वल टू -1 cos थीटा इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो अब ये cos थीटा -1/2 कहाँ आएगा, देखिए cos की वैल्यू 1/2 किस में होती है हमारे पास, cos की वैल्यू 1/2, cos 30 क्या होता है, √3/2, cos 60 क्या होता है, 1/2। ठीक है, अगर मैं इसमें ऐसे करूं इसको, देखिए थोड़ा सा इसको समझते हैं कि हमें 1/2 तो पता है कहाँ आती है, 1/2 तो आती है cos 60 पे, लेकिन cos 60 पे प्लस 1/2 आती है, माइनस नहीं आती। तो हम 60 को किसी और तरीके से लिख सकते हैं क्या, तो मैं 60 वैसे लिख सकता हूं cos 180 माइनस 60, है ना, ओ सॉरी, हाँ ऐसे एक बार लिखते हैं इसको,
तो देखिए cos 180 माइनस 60 क्या होगा, 180 पे फंक्शन चेंज होता नहीं है, फंक्शन चेंज होता है 90 और 270 पे, तो ये आ जाएगा cos 60। अब ये प्लस आएगा कि माइनस वो देखते हैं। तो 180 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ गया cos 60 हमारे पास आ गया -1/2। देख cos 60 क्या होता है 1/2। तो आप देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये जो था cos 180 माइनस 60 था, उसको हम लिख सकते हैं cos 120, है ना, और cos 120 की वैल्यू क्या आई है -1/2। तो इसका मतलब है कि cos थीटा इक्वल टू cos 120 डिग्री, और cos से cos कैंसिल आउट, और थीटा क्या आ गया 120 डिग्री। कैसे, हमने वहां से देखे। अब आप ये मत सोचना कि हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें खुद से सोचना ही पड़ेगा कि कैसे हमारे पास -1/, अब हमें ध्यान भी हो जाएगा कि अगर 120 की cos 120 क्या होता है -1/2 होता है। ऐसे ही अगर कोई और भी फंक्शन हमारे पास आए तो हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि हम इसको, ये 1/2 कहाँ होता है, और वो प्लस में होता है कि माइनस में। अगर प्लस में है तो हम उसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि वो माइनस में आ जाए। तो 180 माइनस 60 मतलब 120, तो cos 180 माइनस 60 क्या आ गया -1/2 आ गया। इसका मतलब cos 120 क्या होता है -1/2। तो इनके बीच जो एंगल आया हमारे पास वो कितना आ गया है 120 डिग्री, N1 और N2 के बीच में। किस लिए फाइंड आउट किया हमने, ये देखिए उसने आगे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। ओके, मींस मुझे चाहिए एन डी कैप का मैग्नीट्यूड डिफरेंस, वो क्या होगा N1 कैप माइनस N2 कैप मैग्नीट्यूड, है ना। एन डी कैप क्या होगा N1 माइनस N2, अगर मैंने मोड लगा दिया तो मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो देखिए N1 का स्क्वायर, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, ऐसे लिखेंगे इसको मोड, प्लस N2 कैप का स्क्वायर। ओके, फिर याद करिए डिफरेंस जब होता था दो वेक्टर का, मैंने सब्ट्रैक्शन आपको पढ़ाया है a माइनस बी, तो यहां पे क्या आता था -2N1 कैप N2 कैप और cos ऑफ थीटा। थीटा यहाँ क्या है देखिए वो रहा 120, दोनों के बीच एंगल ये निकाल रखा हमने 120 डिग्री। थोड़ा कंसिस्टेंट है, देख लीजिए इसको। 1 प्लस इसका मैग्नीट्यूड भी 1 -2 1 1 cos 120। cos 120 क्या होता है भाई, अभी तो लिखा हमने cos 120 क्या होता है -1/2। और आप चाहते ना इस केस में, तो देखिए एंगल आपको फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं थी, आप cos थीटा -1/2 निकाल लेते और सीधा यहाँ यूज कर देते, cos थीटा की वैल्यू -1/2 है, आपको एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। बट इन केस कहीं अगर जरूरत पड़ जाए, ये क्वेश्चन यहीं पे अटक जाता कि उनके बीच एंगल क्या है, तब हमें यहाँ जाना पड़ता, ये 120 तक इस सिचुएशन था। इस सिचुएशन में हम cos थीटा 1/2 माइनस निकाल के इसी में पुट कर देते सीधा cos थीटा की जगह। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई में है ना, 1 + 1 और -1, तो यह आ जाएगा 1। तो एन डी कैप का मैग्नीट्यूड मतलब दोनों का जो डिफरेंस आएगा हमारे पास वो क्या आएगा भाई 1 आएगा, ठीक है। या फिर हम इसको एक बार दोबारा से देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये किसमें शायद गड़बड़ हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आएगा भाई, सॉरी। हाँ, इनका डिफरेंस क्या आएगा 3। देखिए ये -1/2 था और ये क्या था माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसको हम भूल गए थे। तो 1 + 1 + क्या हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बॉडी इज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब है कि कंपल्सन है उस पर, वो एक तरह से बाध्य है, ये कह सकते हैं, टू मूव अलोंग z एक्सिस, z एक्सिस के अलोंग मूव करने के लिए बाध्य है, ठीक है। कंस्ट्रेंट मतलब फिक्स है कि वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स, कांस्टेंट फोर्स ऑफ दिस, ये वाला फोर्स उस पर लगेगा इतने न्यूटन। देखिए जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो आई जे और के की टर्म में हमें दे रखा है, नो प्रॉब्लम। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर अलोंग z एक्सिस।
कहता है कि 4 मीटर मूव करे z एक्सिस के अलोंग तो कितना वर्क डन होगा। ओके, तो देखते हैं कि फोर्स क्या दिया हुआ है हमें माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, और अब हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, एफ डॉट एस होता है, याद है मैंने बताया था, ये वर्क डन होता है एफ डॉट एस। एस वेक्टर क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है भाई, एस वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास एस वेक्टर क्या होगा, उसने बोला 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस, इसका मतलब 4 के कैप। इधर वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर चाहिए ना हमें, तो ये जो जेड एक्सिस के अलोंग है तो कौन डायरेक्शन बताता है जेड एक्सिस के अलोंग, के कैप। तो अब वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन देखिए एफ डॉट एस से माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट 4 के कैप। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट सोल्व कर दो, क्या आएगा, आई यहाँ पे है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, जे यहाँ पे है ही नहीं, के क्या है 3 इंटू 4 मतलब 12, आई और जे तो थे ही नहीं, तो वर्क डन क्या आ गया 12 जूल आ गया। वर्क डन का यूनिट हमें पता है क्या होती है, 12 जूल। इजी था। और जो स्टेटमेंट अगर हम देखें तो हमें थोड़ा लगेगा कि इसमें क्या लिख दिया, कि कैसे हम आई जे के की टर्म में वर्क डन कैसे, बट हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन एफ डॉट एस होता है। दो वेक्टर जो आई जे और के की टर्म में दिए हुए हों तो उनका क्या कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो एस वेक्टर ये हमने खुद देखा कि जेड एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो 4 के साथ क्या आना चाहिए, आई कैप आएगा, जे कैप आएगा या के कैप आएगा। अगर ऐसा होता कि ये इस तरह से मूव कर रहा होता, मान लो डिस्प्लेसमेंट दे दी होती इस टर्म में कि 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप, भाई हो सकता है वो इस प्लेन में मूव कर रहा हो, एक्स वाई प्लेन में, आई के अलोंग भी जा रहा है और एक्स के वाई के अलोंग भी ऐसे बीच में से जा रहा हो। ठीक है, तो उसमें हम इसको इंक्लूड कर लेते, जे को भी आई को भी, तो वो जो भी आता वो उसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट का यूज करके वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।